हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था शब्द विचार, और शब्द विचार के अंतर्गत हमने देखे हैं कि प्रयोग आधारित शब्दों के जो रूप हैं वो दो हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के जो भेद है वो दो हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इस संबंध में हमने गत वीडियो में चर्चा कर ली है। फिर भी मोटे मोटे रूप से कुछ चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जहाँ पर विकार पैदा होता है उन्हें हम विकारी कहेंगे, यानी जहाँ पे बदलाव पैदा होगा, जहाँ पे एक चेंज आ जाएगा उसको हम विकारी शब्द कहेंगे। और जहाँ पे बदलाव नहीं होगा, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, उनको हम अविकारी कहेंगे। बदलाव यहाँ पे नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि मैंने अगर शब्द लिख दिया लड़का, और लड़का का लड़के बन गया बहुवचन, लड़की बन गया लिंग परिवर्तन, तो इसके अंतर्गत लड़का शब्द से लड़के बन गया लड़की बन गया, तो ये बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इनको हम विकारी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? विकारी। परंतु जहाँ पर जैसे मैंने शब्द लिख दिया आज, अब ये आज मूल रूप से आज ही रहेगा, इसमें आजों आजी वगैरह नहीं होगा, इसलिए इनको अविकारी कहेंगे। अर्थात लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिसमें बदलाव होता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें लिंग वचन अथवा क्रिया के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे विकारी शब्दों के ऊपर। तो शुरू करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद दो है दोस्तों, इसकी संख्या याद रखनी है। कितनी है? दो। अब विकारी शब्दों की संख्या है दोस्तों 4, और अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी है दोस्तों? 4। पहले हम विकारी को देख लेते हैं, अविकारी को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो विकारी पर हम विशद चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसके भेद हैं। दोस्तों, विकारी के जो भेद है उसमें सर्वप्रथम आता है जिसका नाम है संज्ञा। द्वितीय नंबर पे आएगा सर्वनाम, तीसरे पे आएगा विशेषण, और चौथे पे आएगा क्रिया। बीच में क्रिया और बाद में विशेषण अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि वाक्य में सबसे अंत में क्रिया होती है, बीच में क्रिया नहीं होती। पहले विशेषण का प्रयोग होता है, उसके पश्चात क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो अविकारी वाला मैटर हम आज यहीं पर इसको समाप्त कर लेते हैं। इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, अविकारी शब्दों को हम छोड़ देते हैं, पहले विकारी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, विकारी जो शब्द हैं उनकी संख्या 4 बताई गई है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम बात करेंगे संज्ञा के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों? संज्ञा के ऊपर। संज्ञा की परिभाषा जनरली आपको आती होगी। किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। साथियों, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संज्ञा जो प्रकरण है इसको अगर पढ़ाने ढंग से पढ़ाया जाए, आप 5 दिन 10 दिन भी पढ़ा सकते हैं, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम समय में अच्छी जानकारी आप तक साझा करें, इसलिए संज्ञा के टॉपिक को मैं कम शब्दों में पिरोने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मोहन ने ताजमहल की सुंदरता देखी। ठीक है दोस्तों, सुंदरता देखी। अब दोस्तों देखिए, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, ताजमहल एक इमारत है, भव्य इमारत है। तो यहाँ पे मैं एक स्थान लिख देता हूँ वैसे। ठीक है, सुंदरता ये इसके भाव हो गए। तो हमारी परिभाषा क्या थी? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अर्थात समझने की वापस से कोशिश करना कि
ये जो नाम है मोहन, व्यक्ति का नाम है, तो ये मोहन जो शब्द है दोस्तों, ये संज्ञा है। जो ताजमहल है स्थान का नाम है, ठीक है, तो ये ताजमहल संज्ञा है। ये जो सुंदरता एक भाव का बोध करवा रही है, तो ये सुंदरता शब्द है वो संज्ञा है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, पुनः बता रहा हूं कि इन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और परिभाषा थी इसकी, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बोध करवाने वाले शब्द, इनको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे प्राणी में आ जाएगा, एक यहां पे लिख देता हूं, प्राणी में आ जाएगा सभी सजीव, ठीक है, सभी सजीव प्राणी हैं। व्यक्ति, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे कमलेश, तो कमलेश प्राणी है क्योंकि उसमें प्राण है, वो सजीव है, ठीक है, और कमलेश व्यक्ति भी हैं। पर यहां पे मैं लिख देता हूं जैसे घोड़ा, तो घोड़ा व्यक्ति नहीं है, घोड़ा प्राणी है। यानी सभी सजीव प्राणी होते हैं, पर सभी प्राणी व्यक्ति नहीं होते। आई बात समझ में? इन घोड़े में प्राण है तो घोड़ा तो प्राणी है, पर घोड़ा व्यक्ति थोड़ी है। किसी का नाम देखा है घोड़ा? ए ऊंट अट्याव, ऐसा सुना है क्या? है ए बंदर इधर, नहीं ना, ये ऐसा नहीं होता। बंदर है ना, मगरमच्छ, कैसी मच्छ? मगरमच्छ। तो प्राणियों के जितने भी नाम हैं दोस्तों, वो सब के सब नाम किस में आएंगे? संज्ञा में आएंगे। यानी ये नाम, ये संज्ञा है, ये सभी संज्ञा है। व्यक्ति, जैसे नाम है रामलाल, नाम है मुकेश, नाम है अनीता, नाम है मापी, नाम है सोनू। ये जो दोस्तों जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, ये सभी नाम व्यक्तियों के नाम हैं। और व्यक्तियों के नाम जितने भी होते हैं दोस्तों, वो संज्ञा के अंतर्गत शामिल होते हैं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, वस्तुओं के नाम भी किस में आएंगे? संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपने चाय बनाई, भगोनी में बनाई, कटोरी का प्रयोग किया, तो कटोरी वस्तु तो है, कटोरी व्यक्ति थोड़ी है। कटोरी, कैसी टोरी? कटोरी। मेरे हाथ में मार्कर दिख रहा है, तो मार्कर भी एक वस्तु है, बिल्कुल है। कपड़ा, साबुन, ये सभी के सभी जो नाम हैं, वस्तुओं के नाम, वो भी किस में आएंगे? संज्ञा में शामिलित किए जाएंगे। फिर है स्थान के नाम। अब जितने भी स्थान हैं, वो सभी के सभी स्थान किस में आएंगे दोस्तों? संज्ञा में आएंगे। जैसे मैंने लिख दिया जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, दिल्ली, लंदन। अब लंदन कोई वस्तु थोड़ी, लंदन तो स्थान का नाम है ना, यानी शहर का नाम है। तो ये सब के सब दोस्तों किस में आएंगे? इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे, स्थान में। और अंत में रहा है भाव। क्या रहा है दोस्तों? भाव। भाव से तो वासना रहा भूखा है, भावरा भूखा है। तो भाव का मतलब होगा जिनको आप टच नहीं कर सकते, केवल महसूस करते हैं। जिनको आप टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाव के अंतर्गत सम्मिलित होता है। जैसे गुस्सा, तो गुस्सा कोई मार्केट में थोड़ी मिलता है कि भाई 5 रुपये का गुस्सा दे दो ना भाई साहब, कल जो गुस्सा लिया था वो तो खराब हो गया, काम ही नहीं आया, है ना। प्रेम दे दो 20 रुपये का, ये चीज़ें मार्केट में, ये जहन में जो संवेग के साथ उत्पन्न होते हैं और संवेग के साथ ही खत्म हो जाते हैं, हो सकता है वो स्थायी भी रहे, पर जो केवल अपन महसूस कर सकते हैं कि अभी उसको गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे प्रेम आ रहा है, अभी मुझे क्षणिक आवेग आ रहा है किसी प्रकार का, तो ये सब एक भाव है, ये जहन में पैदा होता है। इनको किसी लीटर मीटर में मापा या तोला नहीं जाता, ठीक है। तो ये जो भाव है, जैसे प्रेम है, क्रोध है, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? भाव में। तो दोस्तों अब वापस से देखिए कि प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के
नाम को बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जितने भी सम्मिलित होते हैं, आपके दिमाग में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, विश्व के सभी प्राणी, जो लीक से लगा करके डायनासोर तक, सब के सब संज्ञा है। व्यक्तियों में रामलाल से लगा करके जितने भी नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सब के सब, भले वो हनी सिंह हो, फलाना हो, डिमका हो, कुछ भी हो, सब के सब नाम संज्ञा में सम्मिलित होंगे। आगे की बात करें वस्तुओं के नाम। वस्तु छोटी से लगा करके वृद्ध आकार में जितनी भी दुनिया में हैं, जितनी भी चीज़ें दुनिया में मौजूद है, वो सब के सब संज्ञा है। और स्थानों के नाम जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, स्थान है ना, बोट की हेरी हो, है ना, गड़ा गोंगावा दियालपुरा मादरी छलड़ी, ठीक है, भेवाड़ा गोदन लेटा, हौकड़ना, ये सब के सब नाम संज्ञा में सम्मिलित होंगे। अब पीछे रहे हैं भाव। तो भाव के अंतर्गत जो आपके जहन में पैदा होते हैं, और जहन में पैदा होकर के आपको केवल महसूस होता है उन चीज़ों का, उसको मापा या तोला नहीं जाता है, जिसको देखा भी नहीं जाता, महसूस किया जाता है, उनको हम भाव कहते हैं। ये भी संज्ञा में सम्मिलित होंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक और समझने का आसान तरीका है, दुनिया में जिसका भी कोई भी नाम है, जैसे किसी वस्तु का भी कोई नाम है, जैसे आपने लाई एक कार, है ना, साइकिल, मामा हमारे बपम बपम साइकिल लाया, तो साइकिल भी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। यानी दुनिया में जितने भी आपके आसपास में जो चीज़ें दिख रही हैं, आपकी आंखों से या बंद आंखों से जो भी आपके दिमाग में नाम आ रहा है या जो चीज़ें दिख रही है, वो दुनिया की सब चीज़ें संज्ञा है। वही बात समझ में, कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगी। यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ें है ना, ये मार्कर भी संज्ञा है, ये घड़ी भी संज्ञा, मेरा हाथ भी संज्ञा, मेरा टी शर्ट भी संज्ञा, मेरा कड़ा भी संज्ञा, मेरी मौली भी संज्ञा, मेरी अंगूठी भी संज्ञा, मेरा नाखून भी संज्ञा, मेरे बाल भी संज्ञा। यानी जितनी भी चीज़ें हैं, सब की सब संज्ञा है। आई बात समझ में। अब आप भी अपने आसपास में देखो, वीडियो देखते देखते कभी टोपलो नजर आवी, कभी बाकरो दौड़तो हुई है, कभी बीत देखी सी हुई, वो सभी की सभी संज्ञा है। अब कोशिश कीजिए आप भी कि शायद इस टॉपिक को समझ पाओ। संज्ञा अगर आपने समझ लिया तो सर्वनाम, क्रिया और विशेषण यानी विकारी शब्द आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। परिभाषाएं तो आपको सभी को याद है, पर उन परिभाषाओं को मतलब प्रैक्टिकल जब आप याद करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा टॉपिक का, हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार कितने हैं। संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो मुख्य रूप से जो संज्ञा के भेद हैं दोस्तों, वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं तो शायद आपको ज्ञात ही होगा, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी बता दिया कि बिल्कुल जीरो से, ताकि सभी कंपटीशन की क्लास के साथी हैं उनके काम आ सके। जितने भी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ये चीज़ें काम आ सकें। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि बिल्कुल जीरो से हम चीज़ को शुरू करें और आसानी से समझाने की कोशिश करें। हो सकता है आप मेरे से भी ज्ञानी हो, तो कृपया यहाँ पे ज्ञान की उल्टियाँ मत करना, है ना, पर हाँ सजेस्ट मुझे ज़रूर करना कि इसमें ऐसे और कीजिए ताकि और सुधार होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मनुष्य गलती का पुतला है और अक्सर हो ही जाती है, और करे जो ठीक गलती को उसे इंसान कहता है। मानवीय त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं, हो जाती है। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार कुल कितने हैं। तो दोस्तों संज्ञा के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। वैसे संज्ञा जो शब्द हैं वो बना है समधन्ज्ञा, सम्यक ज्ञान। जिस शब्द से संपूर्ण, एक शब्द से संपूर्ण चीज का ज्ञान हो जाए उसको संज्ञा कहा जाता है, समधन्ज्ञा। ठीक है, सम्यक ज्ञान हो जाना, एक शब्द से संपूर्ण का ज्ञान हो जाना, उसको संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा का जो भेद है दोस्तों वो है 3। कितने हैं? 3। बोलिए 3। कितने? 3। पहला हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक। कितना? कौन सा? व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक। जातिवाचक, जाति हूं मैं, जल्दी है क्या, है ना। तो इस प्रकार से भले आप याद रख सकते हैं। व्यक्ति बोल रहा है कि जाति हूं मैं, फिर वो बोल रहा है जल्दी है क्या, है ना। और तीसरा है भाववाचक। ठीक है, वही बात
अब यहाँ पे प्रैक्टिकल अपन लागू करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उन शब्दों को बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो हम कोशिश यहाँ ये करते हैं कि उसको हम व्यवहारिक रूप से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 3। पहले नंबर पे आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे पे आएगा जातिवाचक संज्ञा और तीसरे पे आएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। अब जातिवाचक के अगर भेद करें तो इसके भी 2 भेद है, इसके भी 2 भेद है। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है इसका भेद समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। यानी ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपने अगर जातिवाचक समझ लिया या फिर व्यक्तिवाचक समझ लिया तो आपको जातिवाचक अपने आप समझ में आ जाएगा, या फिर आपने जातिवाचक समझ लिया तो व्यक्तिवाचक अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इन तीनों में से किसी एक को याद करने पर पीछे वाले अपने आप तीनों याद हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, और मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। बस ये है, मन लगाकर आप वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप नए नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब के कुछ पैसे तो लग नहीं रहे आपके, तो जरूर करें। ठीक है दोस्तों। तो संज्ञा के जो भेद हैं वो हैं 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब हमने जातिवाचक के 2 भेद किए, हमने नहीं किए, ये तो जितने भी हिंदी के जो विशद ज्ञानी लोग हुए उन्होंने किए हैं। तो हम उस परंपरा को लेकर के चल रहे हैं, आप तक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिवाचक के भेद हैं 2, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम बाद में समझने की कोशिश करें। हो सकता है आप अपने नोट्स बुक में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पैर में चोट है तो मन भी दुखी है, पैर तो हालांकि दुखी है ही। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। तो व्यक्तिवाचक को समझिए कि दुनिया में जिसके समान भूतो न भविष्यति, ना तो कोई था ना कोई होगा, तो संपूर्ण विश्व में एक ही है, यानी ब्रांड, यूनिक, जिसके जैसा कोई नहीं है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते थे एन द का प्रयोग करना, उसमें जहां पर ए आई ई उसके आगे जो लगाते थे वही वाला चीज़ यहाँ पर, यानी द सन है ना, द अर्थ, ये वाला जो द लगाते थे ना, वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक में आता है। समझने की कोशिश कीजिए। बकरियाँ आ चुकी हैं, खैर क्योंकि हम खुलने में पढ़ा रहे हैं तो इनका भी स्वागत है, हो सकता है ये भी संज्ञा समझे। ठीक है, व्यक्तिवाचक यानी जिसके समान, जिसका पर्याय कोई अन्य नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, जो संपूर्ण विश्व में एकमात्र है, जिसका मुकाबला अन्य कोई नहीं करता हो, अन्य नहीं हो जिसके मुकाबले में, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे सूर्य, तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हर घर घर में सूर्य अलग अलग है, ये बात समझ में। जैसे कि भाई अमेरिका में सूर्य अलग है, भारत का सूर्य अलग है, पटना का सूर्य अलग है, उड़ीसा में अलग है, जैसलमेर में अलग है, नहीं ना, संपूर्ण जगत में एकमात्र सूर्य है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे मैं बता दूं चंद्रमा, तो चंद्रमा भी दोस्तों व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ये यूनिक है, अपने आप में एक विरासत है, एक अनोखा है ना, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। दोस्तों और मैं अन्य अगले वीडियो में बताऊंगा, पर यहाँ पर जो खास खास चीज़ें हैं वो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे किसी का नाम है, मैं किसी अन्य का नाम क्यों लूँ, मेरा ही नाम लेता हूँ। जैसे भरत है, अब किसी लाइन में भले यहाँ पे 10 जने भरत खड़े हो, 1 2 3 ऐसे करके भले 10 हो, पर इन सबका डील डोल, इनका हालचाल, बोलने का तरीका, इनका ज्ञान, इनके कद काठी, इनके आधार में प्रत्येक में भिन्नता है, प्रत्येक में भिन्नता है। भले वो एक नाम का है, पर प्रत्येक में भिन्नता होने के कारण अपने आप में एक अनोखा है, और अनोखा होने के कारण ये जो भरत नाम है वो भी व्यक्तिवाचक में आएगा, न कि जातिवाचक में। आई बात समझ में? जैसे मैं बोल दूं कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष मैंने तो देखा नहीं, सिर्फ सुना है। हालांकि राजसमंद हम एक बार गए थे तो वहां पे बोले थे कि ये कल्प वृक्ष का पेड़ है, तो कल्प वृक्ष है वो अपने आप में अनोखा एक पेड़ है ना। खिजड़ियों तो गांव गांव में गणी है ना,
बाकरा खोखा खाए, कुछ और कुछ खाते हैं, तो वो तो गांव गांव में है ही है, पर जो कल्प वृक्ष हैं वो हर जगह नहीं है। इसलिए कल्प वृक्ष हैं वो व्यक्तिवाचक में आएगा। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी यूं तो है नहीं घर घर पृथ्वी है कि भाई हमारे तो कल आई थी पृथ्वी, हमारे घर पे बैठी है पृथ्वी, नहीं ना। संपूर्ण दुनिया में एकमात्र पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के एकमात्र और यूनिक होने के कारण पृथ्वी भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत सम्मिलित होगी। जैसे चंद्रमा मैंने बता दिया, सूर्य बता दिया, आकाश गंगा, कैसी गंगा? आकाश गंगा, और केवल गंगा होती तो हमारे दादी जी थे। आकाश गंगा है, वो भी किसके अंतर्गत सम्मिलित होगी? इसी के अंतर्गत, किसमें? व्यक्तिवाचक में। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है, अपने आप में एक अनोखी है बात समझ में? जैसे ऐरावत, ऐरावत क्या है? ऐरावत क्या है? मछली है? नहीं, ऐरावत भगवान इंद्र के हाथी का नाम है, और घर घर में हाथी तो है नहीं कि भाई इंद्र भगवान के हाथी घर घर में पड़े हैं, नहीं ना। तो ऐरावत को भी व्यक्तिवाचक में लेंगे। आज हम केवल ये जान रहे थे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के वापस से हमने 2 टुकड़े किए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हम व्यक्तिवाचक का ऊपर से मोटा मोटा जो था वो हमने आज पढ़ा है। अगले वीडियो में हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही ना। आप नए नए चैनल पे है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो किस प्रकार से लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।